नमस्ते, एचएनएन न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों में ईडी की रेड पड़ी है। 15 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने दबिश दी। मेडिकल कॉलेज की जांच से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ईडी ने छापा मारा है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान में भी ईडी की रेड पड़ी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में भी छापा पड़ा है। बड़े पैमाने पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। जगह जगह पर ईडी ने दबिश दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। गुजरात, राजस्थान में भी ईडी ने छापा मारा है। मेडिकल कॉलेज की जांच से जुड़े मामले में ये रेड पड़ी है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली, यूपी समेत 10 राज्यों में ईडी की ये दबिश हुई है और जो भी मेडिकल कॉलेज हैं, इन सभी मेडिकल कॉलेज की जांच के लिए ही ईडी यहां पर पहुंची है। इन सभी जगहों पर ईडी जांच कर रही है। तो अलग अलग स्टेट्स के मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ ये मामला, दरअसल आपको बता दें, अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली कार ब्लास्ट था, इसमें अल्फला यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया। जम्मू कश्मीर में भी जब मेडिकल कॉलेज में छापा पड़ा तो पता चला कि डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद हुई है। हो सकता है ये कार्रवाई इसी संदर्भ में हो कि अब दूसरे स्टेट के मेडिकल कॉलेज को भी खंगाला जाए। इसीलिए 15 ठिकानों पर ईडी की ये छापेमारी हुई है। यूपी, दिल्ली समेत 10 ये स्टेट्स बताए जा रहे हैं जहां पर ईडी की टीम पहुंची और इन स्टेट्स के 15 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री सुनील शर्मा जी, नरेश कश्यप जी, माननीय सांसद अतुल गर्ग जी, माननीय विधायकगण श्री नंदकिशोर गुर्जर जी, अजीत पाल जी, पूर्व सांसद रमेश चंद तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष मयंक गोयल जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे इस गुफा मंदिर में भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत पूज्य तरुण सागर जी महाराज की स्मृतियों को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आभारी हूं इस पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों का जिन्होंने मुझे आज यहां पर पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज और अन्य जैन मुनियों, संतों का सानिध्य प्राप्त करने, इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में भाग लेने और इस भव्य गुफा मंदिर को देखने का सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया। बहनों और भाइयों, भारत की परंपरा, भारत के ऋषियों, संतों, मुनियों और महापुरुषों के त्याग और बलिदान की एक महागाथा है। ये महागाथा उंगलियों में गिनने लायक नहीं, युगों युगों से यह गाथा विश्व मानवता के लिए एक प्रेरणा रही है। विश्व मानवता इस महागाथा का श्रवण करके
उससे प्रेरणा प्राप्त करके अपने आगे के भविष्य को तय की है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज भी भारत के अंदर हमारी वे पवित्र उपासना विधियां उसी रूप में, उसी श्रद्धा भाव के साथ कार्य करते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 3 दिन पूर्व यह हमारा सौभाग्य है, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण में कार्य को पूर्ण करने के इस महायज्ञ का पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ ही भव्य भगवा ध्वज का आरोहण श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। पूरा देश और पूरी दुनिया भारत के सनातन के इस वैभव को देखी है, उसको अनुभव की है। और अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभ देव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। हमें इस बारे में जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर मानव सभ्यता को विकास की नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो हमें भारत के अध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। याद रखना, अध्यात्म के साथ ही भौतिक विकास हो, सांस्कृतिक उन्नयन हो या आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक सुरक्षित वातावरण चाहिए, सुसभ्य वातावरण चाहिए, साफ सुथरा वातावरण चाहिए। और यह भारत ने ही पहले भी दुनिया को दिया है, आज भी विश्व मानवता के लिए। मैंने ढालवाला ऋषिकेश में एक स्कूल है, उस स्कूल के एनुअल फंक्शन में था, मैं वहाँ गया। तीसरा कार्यक्रम मैंने नैनीताल में एक काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना है, उसका उद्घाटन था, उसमें गया।
फिर जहाँ से मैं आजकल विधायक हूँ चंपावत का, वहाँ 2-3 कार्यक्रम करते हुए मैं 7वें 8वें कार्यक्रम में रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे उधम सिंह नगर, जहाँ मेरी माँ रहती है खटीमा में, वहाँ उसके आसपास करते हुए लगभग 10 बजे में पहुँचा। रात में 10 बजे पहुँचा। तो मैं 2-3 चीज़ें करता हूँ आजकल। शाम को मैं 6 बजे के बाद कुछ खाता नहीं हूँ, ये मैंने छोड़ दिया, आप भी जानते ही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ढिलाई या इसमें चीटिंग कहते हैं, कि गवर्नर साहब चीटिंग ही बोलते हैं ना इसको। तो ये मैं माता जी के यहाँ जाकर कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वो इंतजार करती रहती हैं कि इसने खाना नहीं खाया होगा, ये नहीं खाया होगा। नहीं खाऊंगा तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं रात में 10 बजे उनके साथ थोड़ा 1-2 रोटी खाने के लिए बैठा। तो मैंने कहा आप कल मैं वहाँ जा रहा हूँ गांव में, तुझे भी चलना है? अरे नहीं नहीं, आप कहाँ जाऊंगी, मैंने सबको मना कर दिया, फिर तू यहाँ से जाएगा हेलीकॉप्टर से, फिर मैं कैसे आऊँगी वहाँ से। मैंने कहा वो सब छोड़ो, अब चलना है। तो पुरानी जो महिलाएं हैं, मैं थोड़ा इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं उनके जीवन संघर्षों को, जो उन्होंने इतना सामना किया होता है, और आती में बिल्कुल तैयार हो गई। और अभी वैसे बहुत समय लगता है कई बार, महिलाएं जब कहीं जाने के लिए अपनी तैयारी करती हैं। तो माता जी, हमें 8 बजे निकलना था, वो 7 बजे मैंने पूछा ऊपर, तो बोले माता जी बिल्कुल तैयार हैं। मैं उनको लेके जब गया और मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों में चढ़ रहे थे, तब मुझे पता नहीं ऐसा लगा कि मेरे आंसू निकल जाएंगे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, चूंकि सीढ़ी ऊपर को थोड़ा जाना था। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कहीं गिर जाए। हालांकि वो स्वस्थ हैं बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों ने घास भी काटा है, भैंस भी पाली है, गाय भी पाली है, खेत का काम भी किया है, घर का काम भी किया है, सभी प्रकार की चीज़ें की है। क्योंकि जो सेना में होते हैं, जिनके परिवार के लोग, उन घरों में सब कुछ काम महिलाओं को करना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैंने सोचा कि मैं इस गांव में कहाँ पैदा हुआ। घर माता जी दिखा रही थी, उनको भी ठीक से याद नहीं था, क्योंकि 45 साल हो गए छोड़े हुए वहाँ से आए हुए। तो कुछ नहीं दिख रहा था, सारा वहाँ घर था वहाँ पर, लेकिन मतलब दूर से थोड़ा सा ऐसे 100-200 मीटर ऊपर से। तो मैंने कहा कहाँ, मतलब 12 घंटे पैदल चलना पड़ता था वहाँ से रोड पर आने के लिए। तो भगवान की कौन सी इच्छा थी, कहाँ पैदा करा, और कोई नियोजन था, कोई उसकी योजना थी, उसकी योजना के अनुसार काम हुआ। और सच बताऊं तो सेना में सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया, तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया, तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे। तो आप ऐसा करिए कि पूजा पाठ होती है ना, पहले ये कुछ करेंगे, इसके हवन पूजन जो भी करना है आप ये करिए, इतने में लोग आ जाएंगे। तो ये काम शुरू किया। तो अब जो है, और ऊपर से सोने पर सुहागा हो गया हम लोगों के लिए कि आप यहाँ आ गए। जिस अनुशासन के लिए सेना जानी जाती है, तो अब हमारे यहाँ ये हो गया है कि अगर कार्यक्रम का समय 10 बजे दिया है तो कार्यक्रम 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा। और मैं एक बात लास्ट में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे कुछ बोलना नहीं है आज, कुछ बोलना नहीं है। मैंने केवल चूंकि पुस्तक लिखी, थोड़ा संभावना ने कुछ बोला तो मेरे मन में भाव आ गया। नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं केवल आप सबका धन्यवाद करूंगा आज यहाँ से। मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ बनूंगा। हाँ, लेकिन मेरे अंदर जीवंत उष्मा ये जरूर थी कि मैं कुछ करूंगा।
और इसी को हमने अपने जीवन का ध्येय बनाया, इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, उनके सहयोग से, जो उन्होंने हर बार एक बात को दोहराया है कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और सच में मुझे लगता है कि उनके जो शब्द हैं वो सामान्य शब्द नहीं थे, और उस शिव की प्रेरणा से और शिव के धाम में ही निकले हुए शब्द थे। और उसके बाद वो हर बार, जितनी बार उत्तराखंड आए, हर बार उन्होंने इस बात को हम सबको स्मरण करवाया या याद दिलाया कि कहीं हम उस रास्ते पर चलते रहें। और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने 5 नवंबर 2021 को पहली बार कहा। उसके बाद जैसा पूज्य चिदानंद जी ने भी कहा, अभी 5 धामों के बारे में आचार्य जी ने कहा, हमने यूसीसी यहाँ लागू कर दिया, हमने सख्त नकल का कानून राज्य के अंदर बना दिया, अनेक हमने कानून और बना दिए, दंगा रोकने के कानून, धर्मांतरण रोकने के कानून, और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। नवाचार अनेक प्रकार के हो गए। अभी खनन जैसे सेक्टर में भी हमको जो है 100 करोड़ रुपए करके 200 करोड़ रुपए की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में अच्छा काम करने के लिए केंद्र की सरकार ने हमको दे दिया। और मैं अभी सोशल मीडिया की एक दिन वर्कशॉप में था, तो मैंने सोशल मीडिया वालों से कहा कि एक बार आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग ये मैंने गवर्नर साहब की प्रेरणा से कहा कि उत्तराखंड में पहली बार क्या क्या हुआ है। जैसे राष्ट्रीय खेल भी हुए, G20 का आयोजन भी हुआ। तो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। पुस्तक विमोचन का ये कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने कई अपनी बातें भी रखी और इसके साथ ही साथ जिंदगी जीने के भी कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई कि कैसे उन्होंने उनका जो रिश्ता था माँ के साथ था, वो प्यार जो है वो माँ के साथ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की खबर इस वक्त हम शुरुआत करेंगे। 1300 अपराधियों की सूची तैयार हो चुकी है। बिहार से ये खबर मिल रही है, रेत जमीन शराब माफिया की ये सूची तैयार की गई। बिहार में जल्द शुरू होगा एंटी रोमियो अभियान। बिहार में संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर बिहार में अब देखिए नई सरकार बन चुकी है, उसके बाद अब कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत एंटी रोमियो का गठन किए जाने का फैसला लिया गया है कि जल्द ही बिहार में भी एंटी रोमियो अभियान शुरू होगा, जिसमें अगर कोई भी मनचला किसी लड़की को छेड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। 1300 अपराधियों की सूची भी तैयार की गई है। आगे बढ़ेंगे। यूएस के व्हाइट हाउस के पास फायरिंग का मामला सामने आया। नेशनल गार्ड के 2 अधिकारी जख्मी हो चुके हैं और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। रहमानुल्लाह लखनवाल हिरासत में लिया गया। संदिग्ध अफगानिस्तान से आया था अमेरिका, और 2021 में अफगानिस्तान से ये संदिग्ध आया था। पूर्व अफगान सैनिक है रहमानुल्लाह। सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 500 पुलिस बल तैनात किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने गोलीबारी को आतंकी हमला बताया और हमलावर को कीमत चुकानी होगी, ये कहना है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि हर विदेशी को हटाना सुनिश्चित करना होगा। वॉशिंगटन की सुरक्षा के लिए जवान भेजे गए हैं। 500 जवानों को भेजने का आदेश ट्रंप की तरफ से जारी किया गया। बता दें कि अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी की घटना सामने आई है और फायरिंग की यह घटना वॉशिंगटन में हुई है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में फायरिंग की गई। इस हमले में 2 नेशनल गार्ड समेत कई लोग घायल हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।